नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल एजुकेशन पावर ऑफिशियल पर। हम आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमने आज से नया सेशन शुरू किया है। इस सेशन के अंदर हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं घटना चक्र, जो आप सभी पढ़ते हैं घटना चक्र, और उसके अंदर जितने भी उसके अलग अलग बुक आते हैं, सारे बुक्स के हम लोग जो है क्वेश्चन करने जो है शुरू कर दिए हैं। तो आज की इस सेशन में हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस जो घटना चक्र का आता है उससे संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं। क्योंकि अभी के समय में भटकाव बहुत ज़्यादा है, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कंटेंट जो है देखने के लिए मिलता है, कौन सा कंटेंट पढ़ें कौन सा नहीं पढ़ें। इस कारण से मैंने सोचा कि क्यों ना उस क्वेश्चन को हम आप सभी के सामने लेकर आएँ जो क्वेश्चन की दिन प्रतिदिन जो है हमारी एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। उन सभी क्वेश्चन को यदि हम लोग करें तो उससे एक बेनिफिट हम सभी को मिल सकता है। तो आज हमारा पहला क्लास है। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम जो है इस क्षेत्र में आने के लिए आप सभी के सामने आ चुके हैं, और आप सभी से ये आग्रह करते हैं कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि हम जो है आगे बढ़ सकें और इस क्षेत्र में कुछ उन्नति और कर सकें, आप सभी के लिए भी और अपने लिए भी। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरुआत में हम लोग देखते हैं श्री गणेश जी का फोटो हमने लगाया है, क्योंकि आज का क्लास जो है ये प्रथम क्लास है दोस्तों, पहला क्लास है। मतलब आज जो हम लोग इस पैनल पे क्लास कर रहे हैं ये हमारा पहला क्लास है, जिसमें हम लोग जो है आपके लिए लेकर आए हैं घटना चक्र से संबंधित प्रश्नों को। ठीक है, और उसके संबंध में हम लोग बात करेंगे। पहला क्लास है, कैसा लगेगा आप सभी को, इसका रिव्यू जरूर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे, ताकि हम क्लासेस में जो है जो सुधार करने का होगा उस सुधार को हम लोग कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्लासेस को, और जो है इसमें ज़्यादा समय हम आप सभी का व्यतीत नहीं करेंगे, क्योंकि पहला क्लास आज था, इसीलिए हमने कुछ आप सभी को बताया। और चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। पहला क्वेश्चन देखिए, सामान्य अध्ययन पूर्व अवलोकन। आपको मैंने जैसे बताया है, अपने मन से मैंने कोई क्वेश्चन सेट नहीं किया है। ये सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, और उसको जो है सरसरी निगाह से हम सभी को एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, ताकि इन क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद हम एक निश्चिंत वे में रहें कि हम उन क्वेश्चनों को देख चुके हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो काफ़ी संभावना होती है बहुत सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को जो है बार बार आने की। तो देख लेते हैं एक बार इन सभी प्रश्नों को, इसके बाद जो है नए प्रश्न को भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला जो है क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो आप बहुत सारे हमारे दोस्त या सभी लोग जो है लगभग पढ़े हुए हैं, पॉलिटिकल साइंस का ये पहला ही अध्याय से है। तो निम्न में से किस अधिनियम द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो थोड़ा मैं इसके बारे में आपको बता दूं, ये 1773 ईस्वी का जो एक्ट है, इसको हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं 1773 का। और इस एक्ट के तहत ही आपका जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। नंबर एक, ये बात तो आप लोग जान गए कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, और भी बहुत सारी चीज़ें इस एक्ट के द्वारा हुई थी। जैसे कि यदि हम बात करें तो बंगाल के जो गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर का जो पद होता था, उस पद को यहाँ पर गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि जो बंगाल की जो गवर्नर का पद था वो यहाँ पर गवर्नर जो है गवर्नर जनरल बन गया। ठीक है, और इस पद पर जो है नियुक्त होने वाले प्रथम जो अंग्रेज अधिकारी बने वो थे आपके वारेन हेस्टिंग। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को भी थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखेंगे। मैं आपका ज़्यादा विस्तार करके ज़्यादा समय आपका नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि जो है इन सभी प्रश्नों को, ये सभी प्रश्न बहुत ही निम्न लेवल के हैं। तो मुझे पता है कि आप सभी ये क्वेश्चन किए होंगे, लेकिन फिर भी आपके घटना चक्र में है तो हमें ये क्वेश्चन करवानी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आप लोग चाहें तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या आप जो है जब जो है हमारे इस सेशन को देखें तो एक कॉपी लेकर बैठे और आप जो है लगाते चले आंसर कि आपका कौन सा क्वेश्चन जो है सही हो रहा है, कौन सा गलत हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। दूसरा क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में कौन से कथन सही है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि बहुत सारे लोग बहुत सारे हमारे मित्र साथी ऐसे हैं जो एग्जामिनेशन में जाते हैं और हड़बड़ा जाते हैं, जिस कारण से उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, सही है। बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा रहता है कौन सा सही नहीं है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये चीज़ों को जो है हम सभी को ध्यान में रखना है कि सही है यहाँ पर बोला जा रहा है। तो पहला यहाँ पर 2 कथन दिया हुआ है, इसके बाद जो आपके सामने ऑप्शन है। तो हम 2 कथन को पहले देखते हैं। पहला कथन क्या है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा हुई थी। दोस्तों, इससे पहले वाले क्वेश्चन जो 1 नंबर का क्वेश्चन हमने आपके सामने लाया, उस क्वेश्चन में ये बातें पूरी स्पष्ट थी कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा हुई थी। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा कथन हमारे सामने है
लेमिनेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो अगर हम बात करें यहाँ पर न्यायाधीश के संबंध में, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मुख्य न्यायाधीश इस जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो बना था एससी, जैसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था 1773 एक्ट के तहत, तो ये बन के तैयार हुआ था दोस्तों 1774 में। ठीक है, कब बना था ये? 1774 में बना था। लेकिन एक्ट की यदि बात करें तो एक्ट 73 का था। ठीक है, ये तैयार हुआ था 1774 ईस्वी में। अगर इसके हम न्यायाधीश की बात करें, जज की बात करें, तो इसमें जो है 1+3 इस प्रकार का जज था, यानी कि एक जो था यहाँ पे सीजेआई यानी चीफ जस्टिस था, और जो दूसरा था यहाँ पे जस्टिस था। ठीक है, तो चीफ जस्टिस जो थे एक थे जिसका नाम था सर एलिजाह इम्पे। क्या नाम था? सर एलिजाह इम्पे। एलिजाह इम्पे, आप लोगों ने कई जगहों पे इसको पढ़ा होगा। सर एलिजाह इम्पे जो था ये था मुख्य न्यायाधीश। लेकिन 3 अन्य न्यायाधीश जो थे, आप लोग उनका नाम जानते होंगे। एक का नाम था हाइट, एक का नाम था लेमिनेस्टर जो यहाँ पे दिया हुआ है, और तीसरा था यहाँ पर चैम्बर। ठीक है, तो चैम्बर्स, ये 3 नाम जो है आपको प्रमुखता से याद रखना है। ये 3 जो थे यहाँ पर अन्य न्यायाधीश थे। एक जो था यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो सर एलिजा इम्पे थे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि लेमिनेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो बिल्कुल ये कथन आपका गलत हो जाता है। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन क्या कहता है? ऑप्शन ए कहता है केवल एक, तो केवल एक हमारा सही है। बी कहता है केवल दो, केवल दो हमारा गलत है। सी कहता है एक और दो दोनों, और डी कहता है ना तो एक ना ही दो। तो इसमें हम सभी को जो है चुनना होगा, क्योंकि हमारे पास कथन एक बिल्कुल सही है, कथन दो जो है गलत है। तो यहाँ पे हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे? ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम सभी को यहाँ पे चलना है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग देखते हैं इस प्रश्न के माध्यम से हम लोगों ने जो सीखने का कोशिश किया है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो है अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है ये। हाँ, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो प्रश्न का जो लेके आए हुए हैं हम सीरीज, ये सीरीज हम अपने मन से नहीं बनाए हुए हैं। ये सीरीज जो है घटना चक्र जो आप सभी के सामने प्रकाशित होती है, घटना चक्र, उसी का ये क्वेश्चन है। और एक तरफ से हमने पॉलिटी का सेक्शन को पहले लिया है, इसके बाद जो सारे बुक्स के जितने भी सेक्शन है सभी सेक्शन को हम लोग लेंगे एक एक करके। तो यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। पूछा जा रहा है निम्न में से किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। तो भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी वो इसमें कथन दिया हुआ है, 3 कथन है, उसमें आपको पढ़ना है और बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन आपके सामने है 1813 का चार्टर एक्ट। तो 1813 का चार्टर एक्ट के बारे में आप सभी जानते होंगे दोस्तों, ये पहला ऐसा अधिनियम बना था जिसके अंदर भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए व्यय करने की बात कही गई थी। यूँ कहें तो हम शिक्षा के ऊपर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात जो की गई थी वो आपका 1813 का चार्टर एक्ट था। ये बात आप सभी जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो अभी जान लेंगे। दूसरी बात यहाँ पर आप देखें तो लिखा हुआ है दूसरा कथन, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। तो इनका संबंध भी आपको अंग्रेजी शिक्षा से है, अंग्रेजी शिक्षा के संबंधित है ये, और ये भी एक कारण रहा था जिनसे जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। अगला दिया है आंग्ल प्राची विवाद। तो आप सभी को पता होगा ये आंग्ल प्राची विवाद जो है बहुत ही प्रसिद्ध विवाद है आपको अंग्रेजी शिक्षा के संदर्भ में। तो ये जो जब अंग्रेजी शिक्षा की यहाँ पर बात होने लगी तो यहाँ पर 2 जो है गुट बट गए थे, एक आंग्ल और एक प्राच्य गुट बट गए थे, और इसके बाद जो है ये विवाद हुआ था। तो आप सभी को ये पता होगा। तो ये हमारा 1813 का जो एक्ट है ये भी हमारा सही है। दूसरा जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 ये भी सही है, और जो है आंग्ल प्राच्य विवाद ये भी सही है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो तीनों कथन दिया है तीनों कथन सही है। तो हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन कहता है केवल 1 और 2, बी ऑप्शन कहता है केवल 2, सी कहता है केवल 1 और 3, डी कहता है 1 2 3। तो यहाँ पर हम देखें कि हमारे पास जितने भी कथन दिए गए हैं ये सारे कथन बिल्कुल सही है। तो हमें यहाँ पे आपको आंसर लगाना है। कौन सा आंसर लगाना है? ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम सभी को चलना होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 1 2 और 3 यहाँ पे तीनों ही हमारा बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन इस तरह से हम लोग देखते चलेंगे। तो 20 क्वेश्चन का एक सीरीज हमने लिया है। अगर ज़्यादा क्वेश्चन होगा तो हम इसे कम करेंगे, ठीक है, और अगर कम हुआ तो हम इसे ज़्यादा करेंगे। आप सभी का रिव्यू जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने की बात कर रहा है। तो आप सभी को पता होगा कि दोस्तों 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था, इस चार्टर एक्ट के द्वारा जो
ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार थे, मतलब भारत के अंदर सिर्फ वही व्यापार कर सकते हैं, इस प्रकार का अधिकार को एकाधिकार कहा गया है। तो इस तरह का जो एकाधिकार था, इस एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। लेकिन आपको याद रखना है दोस्तों कि 1813 तो इसका सही आंसर हो जाता है, लेकिन यदि हम बात करें 1813 के द्वारा एकाधिकार को समाप्त किया जाता है, लेकिन इसके एकाधिकार को पूर्णतया समाप्त नहीं किया जाता है, यानी कि चीन और चाय, इन दोनों पर इनका जो है व्यापारिक एकाधिकार बना रहता है, लेकिन अन्य के साथ इनका व्यापारिक एकाधिकार जो है समाप्त हो जाता है, और यहाँ पर अन्य व्यापारिक कंपनियां भी, यूरोपीय कंपनियां आकर व्यापार कर सकती थी, ऐसा प्रावधान कर दिया गया था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे पूर्ण रूप से एकाधिकार को समाप्त करने की, तो एकाधिकार जो है पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होती है। जब आप देखेंगे 1833 का चार्टर एक्ट इसके बाद आता है, तो उसके बाद आप देखेंगे कि इनका ये अधिकार जो था, ये एकाधिकार भी इनका समाप्त हो जाता है, और यहाँ पर इनको जो है सिर्फ एक राजनीतिक कंपनी बना दिया जाता है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन जब आएगा इस तरह का, तो हम लोग पुनः डिस्कस करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5 नंबर का। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। दोस्तों, ये लगता है ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो है रेगुलेटिंग एक्ट 73 जो है 1773, इसके तहत जो है हुई थी। तो ये सभी चीज़ें आप सभी को पता होगा। ये पहला क्वेश्चन में ही था शायद। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ये कथन वाला क्वेश्चन आप सभी देख रहे होंगे कि भर भर के हमने कथन वाले क्वेश्चन लिए हैं। लिए नहीं है, बल्कि जो घटना चक्र की पुस्तक है उसके अंदर जो है कथन वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उसमें दिए गए हैं, क्योंकि ये जो है बीपीएससी यूपीएससी जो आयोग वाला एग्जाम है, उन सभी का क्वेश्चन इसके अंदर दिया हुआ। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप जो है क्लास करें, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपके लिए काफ़ी उपयोगी हुआ। देखते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो यहाँ पे कथन दिया गया, पहला कथन है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो अभी इससे पहले हमने बात करी 1813 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। बिल्कुल सही बात है, व्यापारिक एकाधिकार यहाँ पे क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। सही बात है, पहला कथन क्या हुआ, बिल्कुल सही। दूसरा कथन हम लोग देखते हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। तो दोस्तों, ये एक बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये जो ब्रिटिश सरकार का जो यहाँ पर राज था, चल रहा था, ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। तो दोस्तों, जितने भी यहाँ पर एक्ट आ रहे थे, वो सारे एक्ट का कहीं ना कहीं ये तो एक उनका ये रहा होगा, एम रहा होगा कि यहाँ पे जो है उनकी क्राउन की जो संप्रभुता थी उनको सुदृढ़ करता जा रहा था। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है कि कंपनी के इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ कि भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया। लेकिन यदि हम बात करें तीसरे नंबर कथन की, तीसरा नंबर कथन कह रहा है आपका, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो दोस्तों, यदि हम बात करें इसकी, तो राजस्व की यदि हम बात करें तो राजस्व जो है, ये आप देखेंगे कि जब 1857 की क्रांति होती है भारत के अंदर, तो 1857 की क्रांति के बाद 1858 का एक एक्ट आता है, और इस एक्ट के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है राजस्व जो होता है उस पर सीधा नियंत्रण यदि ब्रिटिश क्राउन का होता है, तो वो 1858 के एक्ट के बाद होता है। समझ गए बात को। यहाँ पर जो है 1813 ईस्वी में ये चीज़ें नहीं होती है, और कंपनी को ही राजस्व का अधिकार दे दिया जाता है अगले 20 वर्षों के लिए। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो इस तरह से हम देखें तो हमारा कथन 1 और कथन 2 सही है, और कथन 3 क्या है, गलत है। तो अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, ऑप्शन डी है 1 2 3। तो हम देख रहे हैं कि 1 और 2 हमारा सही हो रहा है। तो इस तरह से हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग को चलना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बताया जा रहा है कि ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 हमारा कथन बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न ये है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। तो कौन सा ऐसा अधिनियम है जिसने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। तो दोस्तों, यदि हम बात करें यहाँ पर चार्टर एक्ट 1833 की, ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773,
ऑप्शन बी है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन सी है चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन डी है आपका चार्टर एक्ट 1853। तो इसका आंसर, सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1833। दोस्तों चार्टर एक्ट जो 1833 था, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण ये एक्ट था। इसके अंदर बहुत सारी बातें हुई थी, जिसमें आप देखेंगे सबसे पहले तो कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था, यानी कि 1813 में जो उनके ऊपर से व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया था, लेकिन आप देखेंगे वहाँ पर चीन और जो है चाय के साथ उनका व्यापारिक एकाधिकार बना हुआ था। तो इन सभी को भी यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है और कंपनी यहाँ पर सिर्फ एक राजनीतिक संस्था बनकर रह जाती है। आप सभी को यहाँ तक पता होगा। आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ था दोस्तों। इसके अंदर एक आप बात करेंगे धारा 87 की। धारा 87 इसके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा थी। इस धारा के अंतर्गत ये कहा गया था कि ब्रिटिश राज क्राउन के और भारतीय दो जो थे, ब्रिटिश राज क्राउन की देशज और भारतीयों को किसी भी 2-3 आधार उसमें बताए गए थे। जन्म स्थान की बात की गई थी, लिंग की बात की गई थी और इन सभी के आधार पर वर्ण की बात की गई थी। इन सभी के आधार पर जो उनके ब्रिटिश राज में जो ये पद थे, उन पदों के लिए अयोग्य उनको नहीं माना जा सकता है, ये धारा 87 बताया था। और यही धारा आगे चल करके जो है आगे चल करके आंदोलन में बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाया और भारतीयों को जो है प्रशासन में हिस्सा लेना संभव बनाया था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। 1833 का एक्ट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अंदर धारा 87 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। चलिए हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा इंग्लिश मिशनरियों का भारत में कार्य करने की अनुमति मिली थी? तो ये आपको बताना है कि कौन सा ऐसा अधिनियम है जिसके तहत जो है जो मिशनरी जो थे, इंग्लिश मिशनरी, उनको जो है भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी। तो आपको याद होगा दोस्तों कि जो शिक्षा से संबंधित बातें हुई थी, वो अधिनियम आपका था एक्ट जो था वो कौन सा एक्ट था? 1813 का एक्ट, जहां हमने देखा कि यहाँ पर शिक्षा पर जो है खर्च करने के लिए कितने रुपए? तो 1 लाख रुपए, शिक्षा पर जो है 1 लाख रुपए खर्च करने का यहाँ पर प्रावधान किया गया था। तो यही अधिनियम दोस्तों ऐसा अधिनियम है जिसके अंदर शिक्षा के ऊपर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। और यही अधिनियम ऐसा अधिनियम है जिसमें इंग्लिश मिशनरियों को भी भारत में कार्य करने की अनुमति दे दी गई थी। तो दोस्तों ये इस तरह से इम्पोर्टेंट हो जाता है 1813 का ये चार्टर एक्ट। तो याद रखिएगा आप सभी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्नों में पूछा गया है ये क्वेश्चन, बिल्कुल ही पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम सभी को चलना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा इसका, चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपका सामने क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो है पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ऑप्शन आपके सामने कौन कौन सा है। निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन नंबर बी है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन नंबर सी है चार्टर एक्ट 1833 और ऑप्शन नंबर डी है चार्टर एक्ट 1813। तो इसका आंसर दोस्तों यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा यदि हम बात करें तो नियंत्रण परिषद की स्थापना हुई थी। दोस्तों आप सभी ने इसे पढ़ा होगा। जैसे 1784 में आप देखेंगे तो ये एक्ट आपके सामने आता है, जिस एक्ट को हम लोग बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। क्या बोलते हैं हम लोग? पिट्स इंडिया। तो पिट्स इंडिया का जो ये एक्ट था, ये पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर क्या क्या हुई थी? तो यहाँ पर आप देखेंगे दो चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। एक तो यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जिसे हम लोग नियंत्रण परिषद कहते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया गया था। और एक था आपको बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया गया था यहाँ पर, याद रखिएगा। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और एक हमको याद नहीं आ रहा है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर यहाँ पे बनाया गया था। ठीक है, तो ये दो चीज़ें यहाँ पे बनाई गई थी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। तो ये नियंत्रण परिषद की यदि हम बात करें तो नियंत्रण परिषद जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो 1784 एक्ट यानी पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा इसको बनवाया गया था। ठीक है, तो ये होगा आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर
प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया था। तो दोस्तों मैंने कई बार आपको बताया है कि 1813 का चार्टर एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसके अंदर पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। तो इसमें जो है आपका आंसर सीधा सीधी हो जाएगा चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी चार्टर एक्ट 1813 जो है ये इसके लिए इंपॉर्टेंट होगा और यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें हम ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। तो ये चीज़ें आपको जो है आपने पढ़ा होगा कि इसका देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए दिया हुआ है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन बी दिया हुआ है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन सी दिया है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और ऑप्शन डी दिया गया है भारतीय परिषद अधिनियम 1919। तो इसका आंसर जो होगा बिल्कुल सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 इसका बिल्कुल सही जवाब है। आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि 1892 का जो ये भारतीय परिषद अधिनियम था, इसके अंतर्गत जो है जो परिषद था, विधान परिषद, उनके कार्यों को यहाँ पर विस्तार किया गया था, उनके कार्यों को बढ़ाया गया था। तो इस हिसाब से यदि हम देखें तो हमारा ये ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाता है। आपको ध्यान रखना चाहिए, इनके कार्यों को तो विस्तार किया गया था दोस्तों, लेकिन इन्हें मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। और भी आगे जितनी भी चर्चाएं होंगी अगले क्वेश्चन पे हम लोग करते हैं, जिसमें ये क्वेश्चन के संदर्भ में पूछा जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन में। मैं कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि आपका ज़्यादा समय मैं नहीं लूं, क्योंकि लड़के जो है बहुत जगह पढ़ते हैं तो बोर नहीं हो जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन ये है, 12th नंबर का क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की यदि यहाँ पर बात की जा रही है तो दोस्तों आपको पता होगा, सांप्रदायिकता की यदि हम बात करें तो ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन ए कह रहा है भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892। बी नंबर जो आपका है मार्ले मिंटो सुधार 1909। सी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो हमारे बहुत सारे साथी इसका आंसर निकाल लिए होंगे। बिल्कुल जितने भी लोग ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, दोस्तों आप सभी ने पढ़ा होगा, जो है 1909 का अधिनियम जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहा था। 1909 का अधिनियम जिसमें सांप्रदायिक आधार पर जो है भारत में बांटने की कोशिश की गई थी पहली बार। तो यदि हम बात करें 1909 में जो है सांप्रदायिक आधार पर जो है आप देखेंगे जो है यहाँ पर सीटों का बंटवारा करने की बात की गई थी। और यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लिए यहाँ पर देखेंगे आप जो अलग से सीटें यहाँ पर दी गई थी, प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी मुस्लिम के लिए। तो ये ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की यदि हम बात करें तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम हो जाएगा, जिसके अंदर जो है यहाँ पर 1909 का अधिनियम जिसमें सांप्रदायिक आधार पर बांटा गया था, मुस्लिमों के लिए अलग से प्रतिनिधित्व की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। तो ये आपका अधिनियम 1909 बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चलेंगे। जितने लोग ऑप्शन नंबर बी दिए थे वो बिल्कुल करेक्ट थे। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है दोस्तों। अगला क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना होती है? संघीय न्यायालय की स्थापना, दोस्तों यहाँ पर आप लोग थोड़ा घबराइएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर संघीय न्यायालय की बात की जा रही है, सर्वोच्च न्यायालय की बात नहीं की जा रही है। तो संघीय न्यायालय की यदि हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। बी नंबर ऑप्शन है आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ऑप्शन सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1919 और डी ऑप्शन है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। तो यदि हम बात करें इसमें तो बिल्कुल जितने भी लोग ऑप्शन डी के साथ यहाँ पर चल रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर डी यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। 1935 का अधिनियम की यदि हम बात करें तो ये जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 की यदि बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। और इस अधिनियम के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को अभी भी हमारे संविधान में लिया गया है। बहुत सारी चीज़ें, इनका बहुत सारा अंश हमारे संविधान में अभी भी है। तो ये 1935 का अधिनियम काफ़ी महत्वपूर्ण था। और इसी के तहत यदि हम बात करें 1935 के जो भारत सरकार अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम, इस
भारत सरकार अधिनियम के द्वारा आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है इसी के तहत जो है 1937 ईस्वी में यदि हम बात करें तो 1937 ईस्वी में संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। संघीय न्यायालय जिसे हम लोग फेडरल कोर्ट कहते हैं, तो संघीय न्यायालय की स्थापना की यदि हम बात करें तो 1937 ईस्वी में होती है। और एक्ट की बात करें तो यहाँ पर 1935 का भारत शासन अधिनियम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। तो इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो एक बार कमेंट आप लोग कर देंगे, लाइक कर देंगे, कैसा आप सभी को ये सेशन लग रहा है। तो उसी तरह से इसमें सुधार किया जाएगा और अच्छे से अच्छे प्रश्नों को समावेश इसमें किया जाएगा। अगले देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था। दोस्तों अभी तुरंत हमने आपको बताया है कि 1935 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम के तहत जो है 1937 ईस्वी में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है फेडरल कोर्ट यानी कि संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। तो यहाँ पे यदि हम वर्ष की बात करें तो ये प्रश्न भी पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोगों को चलना है कि ऑप्शन बी 1937 ईस्वी में जो है भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। यदि यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपको किस अधिनियम के द्वारा, तो हम सभी को एक अधिनियम याद रखना है। अधिनियम 1935 के द्वारा जो है 1937 ईस्वी में यहाँ पर फेडरल कोर्ट यानी संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। जितने भी लोग ऑप्शन बी के साथ थे वो बिल्कुल सही थे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। जो है अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस प्रश्नों से अवगत होंगे। यदि हम बात करें इसके ऑप्शन की तो ऑप्शन ए है आपका 1919 का अधिनियम, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा, और इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है केंद्र में द्वैध शासन। तो केंद्र की यदि ये बात करें, केंद्र में अगर द्वैध शासन की बात करें तो वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935। तो बिल्कुल आप लोग को याद रहना चाहिए कि भारत शासन अधिनियम जो 1935 जो आया था, एक्ट जो आया था, इस अधिनियम के द्वारा जो है राज्यों में जो द्वैध शासन था उस द्वैध शासन को यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है और जो है केंद्र के अंदर द्वैध शासन की स्थापना कर दी जाती है। तो ये बिल्कुल आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और कई बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप सभी इस पर ध्यान रखेंगे और जो है बारीकी से इसको जो देखने का कोशिश करेंगे आप लोग। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित कर दिया। देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज किस तरह से बदलता है दोस्तों। हमने यहाँ पर एक भी प्रश्न को यहाँ पर जो है हटाने का कोशिश नहीं किया है। जो प्रश्न रिपीटेड हैं उन प्रश्नों को भी मैंने लिया है, क्योंकि वो प्रश्न जो है बार बार हमारी घटना चक्र में दिया हुआ है। इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, लैंग्वेज बदल के पूछा गया है, इसलिए मैंने उस प्रश्न को जो है हूबहू आपके घटना चक्र से लिया है और उनको आप सभी को कराने का प्रण लिया है, तो मैं करवा के रहूँगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन इससे पहले वाला क्वेश्चन था। तो दोस्तों अभी हमने तुरंत ही आपको आंसर बता दिया है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 जो है इसके तहत जो है आपको द्वैध शासन प्रणाली स्थापित हुई थी केंद्र के अंदर। यदि हम राज्य की बात करें तो राज्य के अंदर यदि हम बात करें तो वहाँ पर हमारा हो जाएगा 1919 का चार्टर एक्ट, उसके द्वारा जो है 1919 का जो मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधार होता है एक्ट, उसके द्वारा आप यदि देखें तो राज्यों के अंदर जो है द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला प्रश्न आप सभी के लिए क्या है। अगला प्रश्न है, 1919 के अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है। यहाँ पे कथन दिया गया, आपको कथन पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक और आंसर यहाँ पर करने का कोशिश करेंगे आप लोग। देखिए क्वेश्चन कथन दिया गया आपके सामने, प्रांतों में कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। यदि अभी तुरंत हमने बताया राज्यों में, तो राज्य को ही प्रांत कहा जाता था दोस्तों। तो यहाँ पर राज्य में यदि हम बात करें द्वैध शासन की, तो राज्य में द्वैध शासन जो है ये आता है आपको 1919 के अधिनियम से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर की एक की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 बोला जा रहा है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। तो अभी अभी हमने पढ़ा था पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। तो हमारे बहुत सारे मित्र जो है अब अंदाज़ा लगा रहे होंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा नहीं होगा सही, क्योंकि यदि हम बात करें यहाँ पर सांप्रदायिक आधार पर, तो अभी तुरंत हमने देखा कि जो है मार्ली मिंटो एक्ट
1909 के अंदर हमने देखा कि सांप्रदायिक आधार पर बांटा गया था। मुसलमानों के लिए जो है अलग से प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। तो पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की यदि बात करें तो 1909 का मार्लिमेंटो एक्ट हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी की यदि हम बात करें तो ये कथन नंबर सी की बात करें तो केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि केंद्र के द्वारा जो है प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण किया गया था और जो है जो प्रांत जो थे उनको जो है सक्षम बनाने का कोशिश यहाँ पर किया जा रहा था। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कथन 1 और कथन 3 हमारा सही है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में है कथन केवल 1, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी है आपको केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, ऑप्शन डी है 1 2 3। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 और 3 हमारा सही है और ये ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ हम सभी को चलना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या आप सभी के लिए है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। निम्न में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की थी? दोस्तों यहाँ पर शुरू की बात की जा रही है, शुरुआत की बात की जा रही है। याद रखिएगा यहाँ पर दो तरह से क्वेश्चन आपको फंसाया जा सकता है। यहाँ पे शुरुआत की बात की जा रही है, अगर विस्तार की बात की जाती तो वहाँ पे आंसर अलग हो जाता। यहाँ पे शुरुआत की बात की जा रही है। शुरुआत की बात यदि हम करें तो इसका अगर ऑप्शन देखें हम तो क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन ए है आपका कैबिनेट मिशन, ऑप्शन बी है साइमन कमीशन, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1919। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे थे वो बिल्कुल सही थे। ऑप्शन नंबर डी यानी भारत सरकार अधिनियम में यदि आप देखें भारत सरकार अधिनियम 1919, तो हमने अभी तुरंत आपको बताया था कि प्रांत में जो है द्वैध शासन लगाया गया था और ये द्वैध शासन का जो ये बताया जा रहा है, थीम बताया जा रहा है, तो वो राज्यों को जो है सक्षम बनाने का एक प्रयास था। तो यहाँ पे प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतों को स्वयं अपने काम करने के लिए स्वायत्तता दी जा रही थी। तो ये बातें आपको याद रखना है। शुरुआत की बात की जा रही है तो यहाँ शुरुआत की यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम सभी को चलना है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा यदि हम देखें तो प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी। यदि यहाँ विस्तार की बात हो तो विस्तार की बात करेंगे तो वहाँ पर हम सभी को 1935 के अधिनियम में चले जाना है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर और 18 नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। एक दो क्वेश्चन और आपके सामने होगा, देख लेते हैं। 20 क्वेश्चन का हमने ये पीपीटी तैयार किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आप सभी के सामने। अगला क्वेश्चन है भारतीय विधान पालिका पहली बार द्विसदनीय बनाई गई थी। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे हमारे दोस्त जो है धोखा खाएंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं द्विसदनीय बनाई थी, द्विसदनीय और द्वैध शासन, ये दो जगह पर आप लोग फंसेंगे मुझे पता है। तो ये द्वैध शासन अलग चीज़ होता है। द्वैध शासन की बात करें तो यहाँ पे आप लोग फंसेंगे द्वैध शासन, और एक आपका है द्विसदनीय। द्विसदनीय यहाँ पे दिया गया है तो याद रखिएगा द्विसदनीय। तो यहाँ पर बात की जा रही है द्विसदनीय की, ना कि द्वैध शासन की बात की जा रही है। तो आप देखेंगे कि भारतीय विधान पालिका को पहली बार द्विसदनीय बनाएगी। तो भारतीयों की बात की जाए तो केंद्र की बात हो गई। तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे साथी जो है अंदाज़ा लगाएंगे कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा कि 1935 वाला। लेकिन आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पर द्विसदनीय विधायिका की बात की जा रही है, विधान पालिका की बात की जा रही है, न कि यहाँ पर द्वैध शासन की बात की जा रही है। इसलिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी कि 1919 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा आप देखेंगे तो भारतीय विधान पालिका में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया था। तो ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। हमारे जितने भी दोस्त ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे थे वो बिल्कुल सही जा रहे थे, और जितने लोग नहीं जा रहे थे वो यहाँ पर नए सीखने के लिए आपको मिला होगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस पीपीटी में हमने आपको बहुत कुछ जो है सिखाने का कोशिश किया। हालांकि आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा तो आप सभी के लिए एक रिपीटेड मोड होगा। आइए देखते हैं कि ये लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है, 20 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपको पूछा जा रहा है कि केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था। केंद्र की बात कर रहा है और कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था। तो अभी तुरंत हमने आपको बताया है इस कथन के बारे में, और यही प्रश्न जो आपके मतलब जो है भाषा अगर परिवर्तित करके दे दे तो हमारे बहुत सारे दोस्त जो है इसमें फंस जाते हैं, क्योंकि अंदर जाकर हम लोग पढ़ते नहीं हैं, इसी कारण से हम लोग फंस जाते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर भी वही होगा जो पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर था। तो केंद्र में यदि बात करें या भारत में कहें तो एक ही बात है, यानी कि केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था, तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी 1919 का जो एक्ट था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट था, ये बिल्कुल ही यही इसका आंसर होगा। 1919 का एक्ट जो है केंद्र में यही एक्ट जो था द्विसदनीय विधायिका लेकर आया था। तो दोस्तों
उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हमारा ये जो है आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप सभी अपना रिव्यू ज़रूर हमारे इस यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम इसमें होने वाले अपेक्षित सुधार को कर सकें और आप सभी की क्या मांग है उसके अनुसार हम अपना वीडियोज़ को बना सकें। दोस्तों, इसी के साथ हम आज की अपनी इस क्लास को जो है समाप्त करते हैं। आप सभी से आग्रह करते हैं कि हमारे इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे पूरे क्लास को देखा। धन्यवाद।